नमस्कार। कल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, कल और परसों दोनों के एपिसोड में बताया था कि कैसे जो ये बावरिया गैंग के लोग हैं या बावरिया प्रजाति के लोग हैं, किस तरह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इन लोगों ने क्राइम किया और जो घटनाएं की उनके बारे में आपको बताया था। एक घटना और 2002 में लखनऊ में हुई, बहुत सिग्निफिकेंट घटना थी और आज की तारीख में वर्तमान में भी इस क्राइम का बहुत रिलेवेंस है, इसलिए मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। 9 जुलाई 2002 को कादीपुर सुल्तानपुर की एक विधानसभा है, वहाँ के विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के श्री भगेलू राम। वो रात में सुल्तानपुर से लखनऊ आ रहे थे। लोनी कटरा और गोसाईगंज के बीच में एक गांव है कोडरा, वहाँ के आसपास हाईवे पर उनके ड्राइवर को ये महसूस हुआ कि उनकी गाड़ी का कोई हिस्सा, गाड़ी में से कोई चीज़ टूट के गिर गई। थोड़ी दूर आगे जाके उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकते ही उसे कुछ अपराधियों ने, बदमाशों ने घेर लिया। चूँकि विधायक जी बैठे थे, विधायक जी के साथ अनंत कुमार थे, सुभाष कुमार थे, चिंतामणि थे और शमशाद कुरैशी थे। महिंद्रा जीप थी, यूपी उस समय यूपी के नंबर भी नहीं आए थे, UME 2305। 4-5 लोगों से भरी हुई ये गाड़ी भी थी और उनके एक समर्थक भी थे जो पीछे बंदूक भी लिए थे। लेकिन बदमाशों ने घेर लिया। नज़दीक जाने पर उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई इम्पोर्टेंट आदमी है और जो लोग विधायक के साथ थे उन्होंने भी थोड़ा विरोध किया, तो बदमाशों ने गोली चला दी। गोली उनके बाँह में लगी। वहाँ से सीधे वो लखनऊ लाए गए, PGI में भर्ती कराए गए। बसपा के विधायक थे। बहुत बवाल हुआ, फिर वही कानून व्यवस्था ध्वस्त। जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी, इस तरह के कैप्शन के साथ अखबारों में, बाकी सब जगह ये खबरें छपी। फिर वही हुआ, टीमें लगाई गई। देहात क्षेत्र का मामला था, लेकिन हम लोगों के यहाँ चूँकि सर्विलांस की टीमें थीं, मेरी अपनी टीम थी, SSP की अपनी टीम थी, सबका हेडक्वार्टर हज़रतगंज में हमारे ऑफिस के पीछे था। SPRA की टीम आई और इसको ढूंढना शुरू किया। वही मुखबिर बेस्ड ही उस समय काम था। उस समय सर्विलांस उतना सशक्त नहीं हुआ था और न ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग हुआ था, इसलिए सूचना के जो माध्यम थे वो सिर्फ़ और सिर्फ मुखबिर बेस्ड ही थे। इनको ढूंढा गया, ढूंढते 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 ये पता लगा कि वही क्रिमिनल ट्राइब, लेकिन इस बार ये क्रिमिनल ट्राइब डिफरेंट थी। इसके पहले जो आपको क्रिमिनल ट्राइब के बारे में बताया, जिन्होंने डॉक्टर दंपति का मर्डर किया था वहाँ पे, और उसके बाद प्रॉन के डिप्टी जनरल मैनेजर रह चुके थे, उनके पूरे परिवार का ही खात्मा कर दिया था। इस तरह की 2-3 घटनाएं। और ये बावरिया, पंखिया, सांसी, ये जो भातू, पारदी, मरवाड़िया, ये सब जो इस्टेब्लिशमेंट थे क्रिमिनल ट्राइब्स के, ये घटनाएं इनके द्वारा की जाती थी। मैंने इनके घटना करने का तरीका और ये बाकी चीज़ें भी आपको बताई। लेकिन इसमें जो गैंग प्रकाश में आया वो मेवाती क्रिमिनल ट्राइब का गैंग है, ये आपको समझना होगा। भरतपुर में, आज़ाद नगर में, जहाँ बावरियों का एक साथ रहना होता है, जो उनका गांव है, मूल गांव है जहाँ के वो रहने वाले हैं, उसी तरह मेवातियों का भी अपना गांव राजस्थान में है, मेवात क्षेत्र कहते हैं। हालांकि अब इस जाति में, इस जनजाति में बहुत ढेर सारे लोग पढ़े लिखे
अलग अलग फील्ड्स में जिनका नाम है, सेवाओं में भी बहुत लोग हैं, लेकिन ये कुछ सेक्शन इसका ये है जो आज भी इसी तरह के अपराध में है। मैंने बात आपको ये बताई जो 2002 की थी, जिसमें एक विधायक पर गोली चली थी। बहुत चिंताजनक हालत में वो भर्ती हुए थे और बाद में उनकी जान बची। लेकिन आज भी ये गैंग यहाँ पर सक्रिय हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और जहाँ इनको दांव लग जाए, जहाँ कहीं ये जाते हैं, लेकिन ज़्यादा इनका जोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। मेवाती लोग इसमें पकड़े गए। इसमें बहुत बड़ी बड़ी वारदातें इन्होंने कम से कम पिछले 5-7 सालों में की। इनके वारदात करने का तरीका बावरिया और उनके साथ जो बाकी गिरोह हैं उनसे बिल्कुल अलग है। मेवाती समूह के जो क्रिमिनल ट्राइब हैं या ये जो लोग हैं, ये बेसिकली इनका जो कार्य क्षेत्र है वो गुड़गांव से लेकर मेवात, अलवर, भरतपुर के बाहरी हिस्से में, उत्तर प्रदेश में मथुरा, एनसीआर क्षेत्र में पूरा नोएडा, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, ये पूरा इलाका है। ये 3 तरह से घटनाएं करते हैं। एक तो ये बड़ी रोड्स पे कील वाले पट्टे सड़क पे डाल देते हैं। बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत ही टेक्निकली साउंड ये गैंग है। जहाँ ये कील डालते हैं, इन्हें अंदाज़ होता है कि अगर गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये इस जगह जब कील चुभेगी तो इसके टायर की हवा 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर आते आते वो ख़त्म हो जाएगी। ड्राइवर को हर हाल में 1 किलोमीटर से पहले या 800 मीटर पर गाड़ी रोकनी होगी। ड्राइवर गाड़ी रोकेगा, नीचे झांक के देखेगा, अंदाज़ लगेगा कि टायर उसका पंक्चर हो गया है। जो लोग भीतर हैं उनको उतरने के लिए कहेगा। इस 4-5 मिनट में ही ये आसपास जहाँ कहीं खड़े होते हैं एक साथ टूट पड़ते हैं, उनको लूट लेते हैं, उनके साथ बहुत ही बर्बरता करते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसी ही एक घटना का मैं आपको जिक्र करूंगा जो 31 जुलाई 2016 को बुलंदशहर में हुई थी। शुक्रवार का दिन था। नोएडा से एक परिवार शाहजहांपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र में शाहजहांपुर जा रहा था। बुलंदशहर के देहात कोतवाली क्षेत्र में रास्ते में इसी तरह इन लोगों ने उस गाड़ी को जिसमें ये परिवार जा रहा था उसे रोक लिया। देखिए, एक तो ये तरीका मैंने आपको बताया कि वो कीलों एक पट्टे में, काले पट्टे में, जो चमकदार कील नहीं होती हैं, जो डार्क कलर की कील होती हैं, जिनको कहते हैं कि पीट कर बनाते हैं, लोहे में तपा के बनाते हैं, वो स्टील की तरह चमकती नहीं हैं। चमकदार इसलिए नहीं रखते कि हेडलाइट में चमकने पर कभी कभी ड्राइवर नोटिस कर लेता है कि कोई धातु की वस्तु पड़ी है, वो उसको अवॉइड कर जाता है या उसे जानकारी हो जाती है कील हो सकती है। तो इसलिए वो डार्क वाली कीलें, लंबी लंबी कीलें एक पट्टे में ऐसे लगा के रखते हैं कि कील का नुकीला हिस्सा ऊपर की तरफ होता है, और लाइन से इतनी दूरी पर लगाते हैं कि उस पट्टे पर कहीं से भी अगर वो गाड़ी चढ़ेगी तो उसका टायर का पंचर होना तय है। दूसरा वो करते हैं कि हाईवे में, जब से ये यमुना एक्सप्रेस वे बन गई है और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बन गई है, तब से ये जहाँ पर थोड़ी नीचाई है इसकी, कहीं कहीं तो ये बहुत ऊंचाई पर है एक्सप्रेस वे, जहाँ नीचाई है और अगल बगल खेत हैं, ज़्यादातर गन्ने की खेती वाला क्षेत्र है ये, उस समय ये ऐसे स्थान पर गाड़ी के आसपास एक्सेल फेंकते हैं। गाड़ी का एक्सेल पुराना जो होता है, इसीलिए इसको एक्सेल गैंग भी कहते हैं। एक्सेल फेंकते हैं कि गाड़ी के ड्राइवर को ये एहसास हो कि मेरे गाड़ी का कोई सामान टूटकर गिर गया है, और उत्सुकता में ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है ये चेक करने के लिए कि हमारा कौन सा सामान गिर गया।
कभी उसे लगता है स्टेपनी हमारी गिर गई, कभी उसे ये लगता है कि नीचे जो पट्टा होता है वो टूट गया। जैसे ही वो रोकेगा वैसे ही 4, 6, 8 लोग उसे घेर लेंगे और लूट लेंगे। ये तो वो आवाज़ हुई एक्सेल की जिसको ड्राइवर महसूस करता है, वो गाड़ी के पास ही कहीं फेंकते हैं, ऐसे हिसाब से फेंकते हैं कि गाड़ी में टकराता नहीं है, लेकिन आवाज़ उसकी ऐसी होती जैसे उसकी गाड़ी में से कुछ गिरा हुआ हो। तीसरा है उनका तरीका कि जो व्हील कवर होता है पहियों पे, जैसे एसयूवी है या दूसरी कोई लग्जरी गाड़ी है, उसमें व्हील कवर जो लगते हैं वो स्टील के हैं। तो पुरानी स्टील कवर को वो हाथ में लिए हुए छिप के सड़क के किनारे बैठते हैं, और जैसे ही गाड़ी आती है उसकी हेडलाइट जैसे ही क्रॉस होगी, इतना सटीक टाइमिंग उनकी होती है कि अगर 60 की स्पीड में गाड़ी है तो अगर हेडलाइट में सामने फेंकी जाएगी तो दिखाई पड़ जाएगी सामने से कोई फेंक रहा है। हेडलाइट क्रॉस होने के बाद इस तरह फेंकते हैं कि वो उसकी बॉडी में, नीचे कहीं बॉडी में वो स्टील की जो कवर होता है, व्हील कवर, वो टकरा जाए, टकरा के वो छन्न से नीचे गिरती है। और बहुत स्पीड में अगर गाड़ी है तो 500 मीटर पे, 400 मीटर पे, कम स्पीड पे है तो 200 मीटर पे गाड़ी रुक जाती है। ड्राइवर सिर्फ ये देखने के लिए उतरता है कि कौन सा व्हील कवर हमारा गिरा है, कौन सा सामान हमारा गिरा है। और जैसे ही ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ के नीचे आएगा देखने के लिए, नेचुरली ड्राइवर ही उतरते हैं, क्योंकि चाहे वो गाड़ी का मालिक चला रहा हो या ड्राइवर चला रहा हो, लेकिन वो गाड़ी के प्रति इतने सचेत होते हैं कि उनको ये लगता है कि हमारी गाड़ी का कोई सामान अगर गिर गया है तो एसेसरीज़ महंगी हैं, पता नहीं इस तरह का दूसरा मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। वो जैसे ही उतरता है ठीक उसी जगह पे गैंग के बाकी लोग खड़े होते हैं और वो वहाँ उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं और कब्जे में लेके उनके साथ लूटपाट करते हैं। एक घटना हुई 31 जुलाई 1916 को, शुक्रवार का दिन था। नोएडा से एक परिवार शाहजहांपुर जा रहा था। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में इसी तरह एक्सेल फेंक के उनकी गाड़ी नेचुरली रुक गई। यमुना एक्सप्रेसवे से निकल के जो इनका हाईवे है उसकी बात है ये। उतर गई, मालिक जो गाड़ी चला रहे थे वो नीचे उतरे। इसी बीच 4-5 आदमियों ने उन्हें घेर लिया। गाड़ी में एक महिला थी और उनकी 13 साल की एक बच्ची थी। तुरंत इन लोगों ने उन चारों लोगों को ओवरपावर किया। ये रोड से तुरंत जो भी ऑक्यूपेंट होते हैं, जो भी उसके भीतर बैठे हुए लोग होते हैं, जो गाड़ी के मालिक हैं या गाड़ी की सवारियां हैं, उनको सबको बाहर कर देते हैं, खेतों की तरफ ले जाते हैं, ताकि अगर दूसरी गाड़ी आए जाए वहाँ से या पुलिस की कोई गाड़ी आए जाए तो उसे छीना झपटी या झगड़ा या औरतों के साथ जो दिक्कतें कोई कर रहा है तो वो उसको दिखाई न दे। और अगर पुलिस रुकती है खाली गाड़ी देख के तो फिर वो खेतों से चुपचाप उस तरफ अपना भाग के निकल जाएं। इस घटना में वो उतरे, इस महिला, उस बच्ची और पुरुष सबको उस खेत में ले गए और 13 साल की उस बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उस महिला के साथ भी सामूहिक दुष्कर्म किया। जब ये लोग वहाँ से और लूटपाट लिया, उनके पास जो भी जेवर, गहना, कपड़े, उनकी अटैची में जो सामान था वो सब उनका लूट लिया। लूटने के बाद वो चले गए। काफ़ी देर बाद हल्ला गुल्ला मचाया, जो मेल मेंबर थे और जो महिला थी, लोग आए वहाँ पर, पुलिस को खबर गई, पुलिस भी पहुँची, पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। लेकिन इस घटना का बहुत हल्ला हुआ और उस समय जो तत्कालीन एसएसपी थे बुलंदशहर के, उनको एसपी सिटी, डिप्टी एसपी इंचार्ज यानी सर्किल ऑफिसर और इंस्पेक्टर सबको सरकार ने सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। आरोप ये कि आपने समय रहते कार्रवाई नहीं की। कहना ये था कि घटना इतने बजे की है, जैसा वादी बता रहे हैं, जैसा पीड़ित लोग बता रहे हैं,
और पुलिस इतने बजे पहुंची, ये बहुत गैप था। खैर, इस डिटेल में जाना उचित नहीं है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर और कड़ी कार्रवाई सरकार ने इस घटना को रोकने के लिए संभवतः की, ताकि आइंदा से ये घटना रुक जाए। लेकिन घटना रुकी नहीं। ये गैंग, वही मेवातियों का गैंग जिसको एक्सेल गैंग भी कहते हैं, इस गैंग द्वारा कारित किया जाना पता लगा। इसके तुरंत बाद दिसंबर जनवरी 2017 में अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में ये घोर, उस समय कोहरा शाम को पड़ रहा था, और यमुना एक्सप्रेसवे पर एक आगरा से बस जा रही थी जिसमें कुछ टूरिस्ट भी थे, और आगरा से दिल्ली को जा रही थी। बात होगी सुबह करीब 2 बजे की, 2 या 2:30 बजे की। इसी तरह बस के सामने वो ज़ोर से एक्सेल एक गिरा। बस वाले ने गाड़ी रोक दी, ये देखने के लिए कि उसके बस में क्या दिक्कत हुई है। गाड़ी रोकते ही ये बदमाश उस पर चढ़ गए और उसमें 40-45 जो भी यात्री थे उनको लूट लिया। लेकिन चूंकि उसी समय वहाँ से दूसरी बसें और गाड़ियाँ और निकल रही थीं, हालांकि कोहरा था, दूर तक साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने इस अंदाजे से कि पुलिस आ सकती है या दूसरे जो वाहन हैं उनके रुकने पे ये पता लग सकता है, वो 100 नंबर को बता सकते हैं, ज़्यादा सामान उनको मिल गया, लेके वो उतर गए। उसी के बाद एक बड़ा फार्म हाउस बिल्कुल वहाँ से सटा हुआ सड़क से, जहाँ पर ये घटना हुई थी, वो फार्म हाउस एक आईजी रैंक के अधिकारी जो हिमाचल प्रदेश में पोस्टेड थे और जिन्होंने वीआरएस ले लिया था, उनका बड़ा फार्म हाउस था। ये फार्म हाउस में घुस गए। उस फार्म हाउस में 2 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्ची थी। वहाँ गए, वहाँ उन्होंने उससे शराब मांगी, उसके पास जो कुछ भी देशी थी, जो भी थी, वो शराब पी। उसके किचन में जो खाना था वो खाना खाया, और कुल 6 लोग थे। 6 लोगों ने बारी बारी से उस बच्ची और उस महिला के साथ बलात्कार किया। सुबह सूचना मिली, पुलिस की जो आदत है छिपाने की, साहब वो डकैती हुई थी, चोरी हुई थी, चले गए। किसी ने बताया कि साहब पहले ये घटना हुई थी फार्म हाउस वाले, उसके बाद जब यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला या कुछ नहीं कर पाए, ज़्यादा पैसा नहीं मिला, क्योंकि ये सब वहाँ पर लेबर क्लास के लोग थे। वो फार्म हाउस उनका निर्माणाधीन था आईजी साहब का। इत्तेफाक से आईजी साहब उस समय जो हमारे डीजीपी थे श्री जावेद अहमद साहब, उनके बैचमेट भी थे। तो इसलिए ये कहा कि साहब वहाँ के बाद फिर ये लोग बस को लूटने का कार्यक्रम उसके बाद किया इन्होंने, और कुछ इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट। और फिर महिलाओं से ये कि नहीं साहब महिलाओं के साथ कुछ नहीं हुआ। उनको अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं ले गए, उनको वहाँ से मथुरा के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। पुलिस जैसे भी कर सकती थी, चूँकि कुछ दिन पहले ही, 6 महीने पहले ही बुलंदशहर की वो घटना हुई थी। पुलिस में ये सबको जानकारी थी। उस समय बहुत ज़्यादा हाईवे पे गश्त भी बढ़ाई गई थी कि इस तरह की कोई घटना न होने पाए। इसलिए पुलिस कोशिश कर रही थी कि इस घटना को किसी तरह से या तो मिनिमाइज़ किया जाए, या फिर ये कोशिश की जाए कि ये उस तरह से उसका नेशनल कवरेज ना मिले, नहीं तो इनमें सभी कम से कम थाने वालों का ज़रूर कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। बहरहाल ये उस बच्ची की हालत बहुत ख़राब हुई। काफ़ी प्रयत्न के बाद उसकी जान बचाई जा सकी। घटना यहीं नहीं रुकी। इसके बाद एक और घटना हुई वहाँ मई 17 में। मई 17 में ये घटना हुई गुड़गांव में, जहाँ पर एक गाड़ी से 4 महिलाएं 2 पुरुष जा रहे थे, और इसी तरह एक्सेल फेंक के गाड़ी उनकी रोक ली और 4 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। बहुत ही विभत्स सा ये अगले दिन अखबारों में आया था। एक व्यक्ति जिसकी बेटी थी, जिसके सामने ही ये बलात्कार कर रहे थे, उसने जब ज़्यादा विरोध किया तो उसे गोली मार दी
और वो मर भी गया। ठीक इसी तरह की एक घटना और हुई थी नोएडा और अलीगढ़ के बीच में। ये सब घटनाएं साल भर के भीतर ही हुई थी और तमाम ऐसी घटनाएं जो पुलिस ने कोशिश की कि वो न लिखी जाए या छोटी मोटी धाराओं में लिखी जाए, जिसमें रेप का जिक्र न हो, उस तरह से करके लिखी जाए। कई एक घटनाएं उधर गुड़गांव में, हरियाणा के और दीगर ज़िलों में, एनसीआर के तमाम ज़िलों में इस तरह की घटनाएं हुई। इन सब में ज़्यादातर में प्राइमा फेसी ही इस्टेब्लिश हो गया कि ये मेवाती गैंग है। सामान्य रूप से तो सब कच्चा बनियान कहते हैं, उसके बाद अगर आप पुलिस अपने स्तर से विवेचना करती है तो कहते हैं साहब बावरिया हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तब इनका एग्जैक्ट पता लगता है कि ये कौन लोग थे, मेवाती थे, बावरिया थे, भातू थे या किस क्रिमिनल टाइप के लोग थे। लेकिन इन सब में यही मेवाती लोग, जो क्रिमिनल टाइप के मेवाती लोग हैं, सभी मेवातियों को ऐसा कहना उचित नहीं होगा क्योंकि मेवात का अपना बहुत कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है। लेकिन ये गैंग, मैंने 2002 की उस घटना का जिक्र किया जिसमें बीएसपी विधायक को गोली मारी गई, और 2017-18 की इन घटनाओं का जिक्र किया जिसमें इतनी विभत्स तरीके से इन लोगों ने लूटपाट की। और लगभग हर लूटपाट में 90% लूटपाट में अगर कोई भी महिला उस वाहन में है तो उसके साथ बारी बारी से इन लोगों ने बलात्कार किया है। फाइनली 26 अक्टूबर 2017 को 26 अक्टूबर 2017 को गुड़गांव पुलिस ने फिर इनको ये इजी टारगेट मिल गया फार्म हाउसेस का। बड़े बड़े फार्म हाउसेस वहाँ पर हैं, अकेले में बने हुए हैं, हाईवेज़ के किनारे बने हुए हैं और जिसमें फैमिलीज़ रहती हैं। ये रात में 12 बजे के आसपास दीवार फांद के, चोरी से सीढ़ी लगा के फार्म हाउस के भीतर चले जाते हैं और वहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। जो कुछ भी उनके पास होता है लूटपाट कर लेते हैं। 26 अक्टूबर 2017 को गुड़गांव पुलिस को सफलता मिली और ये पूरा गैंग पकड़ा गया। कुछ पहले मौके पे पकड़े गए जो जिस घर में, जिस फार्म हाउस में घुसे हुए थे, उनके पास लाइसेंसी असलहे थे। उन्होंने घेराबंदी की, गोली चलाई और उससे कुल 5 लोग पकड़े गए। गुड़गांव पुलिस ने इसकी बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इन्होंने सारी घटनाओं के बारे में एक एक करके जिक्र किया। बुलंदशहर की उस घटना के बारे में भी बताया जिसमें महिला और बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। अलीगढ़ की घटना के बारे में भी बताया, गुड़गांव की घटना के बारे में भी बताया, नोएडा की घटना के बारे में बताया। और लगभग जैसा उस समय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुड़गांव पुलिस ने क्लेम किया था कि लगभग 150 ऐसी घटनाओं के बारे में इस गैंग ने अलग अलग गैंग मेंबर्स के साथ, कोई 15-20 के आसपास पूरा गैंग रहा होगा, इस तरह की घटनाएं की थी। मेवात के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले तो इस गैंग के बारे में, जैसे बावरिया गैंग कभी छेड़खानी महिलाओं के साथ कभी किसी ने कोई छेड़खानी नहीं की। छोटी बच्चियों, 5-6 साल की बच्चियों की कभी हत्या नहीं की। लेकिन किसी भी वयस्क आदमी को कभी छोड़ा भी नहीं। जब मारा तो सबको मारा, सारी हत्याएं की, कहीं 5 एक साथ की, कहीं 6 एक साथ की, कहीं जो भी फैमिली में 2, 3, 4 घर के भीतर मिले सबको मार दिया। मेवाती गैंग मारने में कम इनका रहा जो अभी तक हिस्ट्री है, लेकिन ये गैंग 2002 में भी इसी तरह काम करता था, आज 2017-18 में भी इसी तरह काम करता है। अगर इन्हें महिलाएं मिली तो ये उनके साथ बलात्कार अवश्य करते हैं और सामूहिक बलात्कार करते हैं। जितने मेंबर उस समय उस घटना में शामिल होंगे सब बारी बारी से उस महिला या बच्ची या जो भी फीमेल है उसके साथ बलात्कार करते हैं। ये बहुत ही विभत्स तरीका है अपराध का और इसकी वजह से वहाँ रात में कुछ समय के लिए लोगों ने परिवार के साथ आना जाना छोड़ दिया था। आप 2016 जुलाई से लेके और 19 तक आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इस तरह की बहुत ढेर सारी घटनाएं एनसीआर रीजन में मिलेंगी जो इस गैंग द्वारा कारित की गई हैं।
वैसे जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, ये जो मेवाती लोग हैं, मेवात क्षेत्र है, बहुत ही पिछड़ा हुआ, बहुत ही गरीब क्षेत्र है। और नीति आयोग की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो पिछड़े हुए क्षेत्र भारत के आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसमें पहला नंबर मेवात का ही है। हालांकि इनका अपना कल्चरल बैकग्राउंड भी है। जैसे मेवात के लोग, मेवाती, ये गाय बहुत पालते हैं। इनका जिस परिवार में 100 गायें हैं, जिस परिवार में 200 गायें हैं, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा उनके यहाँ ज़्यादा है। अब ये धीरे धीरे इनमें से जो पढ़ा लिखा तबका है, वो, जैसे हिंदुस्तानी संगीत में एक मेवाती घराना है, तमाम बनारस घराना और जितने घराने हैं उनमें मेवाती घराना भी है। और ये उस तरह के बावरिया कल्ट वाले लोग नहीं हैं। ये पहले जब कभी इसकी शुरुआत हुई होगी तो ये बताया गया है कि उस समय चूँकि मुग़लों से इनका बराबर झगड़ा हुआ, अंग्रेज़ों से बराबर इनका झगड़ा हुआ, 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की, तो ये उस तरह के लोग थे जो वॉरियर जिसको कहते हैं, लेकिन पिछड़ेपन के कारण धीरे धीरे वो क्राइम में आए। और काफ़ी हिस्सा इसका अभी भी क्राइम में है, लेकिन काफ़ी लोग अब इसमें पढ़े लिखे भी हैं। इनके एक बड़े साहित्यकार हैं जिनका नाम सिद्दीक अहमद मेव है। श्री सिद्दीक अहमद मेव ने मेवाती साहित्य के बारे में, मेवाती कल्चर के बारे में, मेवातियों के जो तमाम फ्रीडम स्ट्रगल में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है उसके बारे में कई किताबें लिखी हैं और उनको बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। जो इतिहास के पढ़ने वाले लोग हैं, जिनको साहित्यिक रुचि है, अगर वो इसको देखेंगे तो ये उस समय का इनका जो मुग़लों के पीरियड में इन्हें बहुत राजस्थान में जो मुचहटा लिया, जो इन्होंने लड़ाई लड़ी, जो भी विदेशी आक्रमणकारी रहे, उनसे राजस्थान की उस जगहों पर जो लड़ाई लड़ी गई वो मेवातियों की थी। लेकिन उसी लड़ाई के लड़ते लड़ते ये कुछ सेक्शन इनका इस तरह से क्राइम में आ गया जो आज भी है। मैं ये बता रहा था कि हिंदुस्तानी संगीत में मेवाती घराना बहुत मशहूर है और आज की तारीख में हिंदुस्तानी संगीत के इस मेवाती घराने के जो प्रतिनिधि कलाकार हैं वो पंडित जसराज हैं। वो जो मेवाती घराने की जो संगीत विधा है, वो उसके जो प्रतिनिधि कलाकार हैं वो पंडित जसराज हैं, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे। इस तरह से, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, जैसे अलीगढ़ में 2 टाउन एरिया हैं, बहुत बड़ी बड़ी टाउन एरिया हैं। एक कौड़ियागंज टाउन एरिया है और एक पिलखनी टाउन एरिया है। ये दोनों 90% मेवाती मुसलमानों की आबादी वाले टाउन एरिया हैं और आज वर्तमान में दोनों जगह टाउन एरिया के चेयरमैन मुस्लिम मेवाती मुस्लिम्स ही हैं। लेकिन ये लोग क्राइम में नहीं हैं। ये दोनों ही टाउन एरिया ये क्राइम में बिल्कुल नहीं है। ये खेती करने लगे हैं, पशुपालन करने लगे हैं और तमाम और अपने बिजनेस करने लगे हैं, अलग अलग जगहों पे हैं और इन्हीं में से बहुत ढेर सारे जनप्रतिनिधि हो गए हैं अब। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये सारे ये पूरी जो मेवाती लोगों की जो पूरा ग्रुप है, पूरी कौम है, या ये जो 35-40 लाख की आबादी मेवात में इन लोगों की है, वो सभी ऐसे हैं। लेकिन ये जो इस समय ट्रेंड है इस क्राइम का, जिसे एक्सेल गैंग कहते हैं, जिसे ये कटिया वाला गैंग भी कहते हैं, ये इन्हीं मेवाती मुसलमानों का है। और ये जो इस बीच में जो इनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, जिस राज्य में, हरियाणा में हुई है, पंजाब में हुई है, दिल्ली में हुई है और NCR रीजन में जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जब इसमें जो अभियुक्त पकड़े गए हैं वो इसी मेवाती क्रिमिनल ट्राइब के हैं। मेरे कहने का आशय ये था कि ये जो ट्राइब्स है, क्योंकि तमाम लोगों ने कल भी ये पूछा था कि साहब कच्चा बनियान गैंग से क्या आशय है और ये क्या सारे जितने ये आपने बताए हैं क्रिमिनल ट्राइब सब कच्चा बनियान के हैं।
तो मेरा ये सिर्फ कहना था कि ये जो क्राइम का जो ट्रेंड है, सब अलग अलग तरीके से क्राइम करते हैं। जो ये छोटे छोटे क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, जिनको हम क्रिमिनल ट्राइब के नाम से, जिन्हें घुमक्कड़ घुमंतु प्रजातियां या जातियां कहते हैं, अपराध के श्रेणी में अपराधियों की श्रेणी में जो रखे गए हैं, जो जगह जगह हर जगह आप कहीं की भी पुलिस से बात करेंगे तो सबसे अधिक परेशान करने वाले जो क्राइम हैं वो इन्हीं क्रिमिनल ट्राइब्स के हैं, और इसकी वजह से पुलिस बहुत परेशान होती है। आप अंदाज़ लगाइए, कोई अपने घर जा रहा है अपने परिवार के साथ, किसी बाप के सामने उसकी बेटी के साथ 5-5, 6-6 लोग बलात्कार कर रहे हैं, किसी पति के सामने उसकी पत्नी के साथ बलात्कार कर रहे हैं। अगर आप बहुत विरोध कर रहे हैं तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा हो। ये किस तरह का क्राइम है? और इस क्राइम से बिल्कुल दिल दहल जाता है। मैं आपको बताऊं, बहुत दिन की बात नहीं है, 2018 में एक जोड़ा शादी करके उधर कहीं मुजफ्फरनगर से गाज़ियाबाद की तरफ जा रहा था। मैं वहाँ जब तैनात हुआ था एसएसपी मेरठ, उससे हफ्ते 10 दिन पहले की बात थी। रास्ते में इसी गैंग ने उनको रोक लिया और फिर गोली मार दी। जेवर लूटने के बाद गोली मार दी। बहुत बाद में ये पूरा गैंग पकड़ा गया। लेकिन आप सोचिए कि जो शादी करके तुरंत अपने घर को बहू लेके जो पति जा रहा हो और उसकी हत्या हो जाए तो क्या बीतेगी उस पर। तो इस तरह एक गैंग ये भी है, और आप इसके बारे में आपका जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो अब दोनों हाईवेज़ पर, यमुना एक्सप्रेसवे पर और लखनऊ आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर, इन दोनों में जगह जगह ये लिखा हुआ है कि रास्ते में अगर आपकी गाड़ी को ऐसा महसूस होता है तो कृपया वहाँ तुरंत न रुकें, आप 100 नंबर तुरंत डायल करें। जो रास्ते में चेक पोस्ट है आप उस पर रुकें। हाईवे पेट्रोल को इशारा करके उसे रोक लें, लेकिन वहाँ कतई उतर के अपनी गाड़ी को न देखें। ये डकैतों का गैंग हो सकता है, हाईवे रॉबर्स का गैंग हो सकता है, ये जो एक्सेल गैंग है इनका गैंग हो सकता है। हमारे ख्याल से आज के लिए इतना ही। कल फिर एक लखनऊ में अपनी तैनाती के दरमियान जो अंतिम अपराध मैंने अपनी उस तैनाती में देखा था, क्योंकि उसके बाद मेरा स्थानांतरण वहाँ से हो गया था, उसके बारे में आपसे जिक्र करूँगा। धन्यवाद।